हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा। इलेक्ट्रॉन ही है कैथोड पार्टिकल्स। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे उसका चार्ज कितना है, जैसे उसका मास कितना है, तो वो भी थ्रू एक्सपेरिमेंट ही हमें वैल्यू मिलती है। अब ये एक्सपेरिमेंट एक तो था जे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट से हमें चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। दूसरा है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के जिससे हमें चार्ज की वैल्यू मिलेगी और मास भी मिल जाएगा। तो चार्ज टू मास रेशियो किसने फाइंड आउट किया था? जे थॉम्सन ने। इसीलिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसे जाता है? जे थॉम्सन को। ठीक है, तो जे थॉम्सन मेजर्ड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग कैथोड रे ट्यूब। मतलब ये भी कैथोड रे ट्यूब है, थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन किया हुआ है। देखो, ये होता है कैथोड, ये है कैथोड, और ये प्लेट हो गई एनोड। ठीक है, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव जिसके साथ होता है वो एनोड होता है, बैटरी का नेगेटिव जिसके साथ होता है वो कैथोड। ये भी है फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन होती है। अब यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा क्या था, तो जे थॉम्सन ने ये ट्यूब के आसपास आजू बाजू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। देखो, पहले तो हम परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। समझो कि ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट है और ये हो गई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक प्लेट। ठीक है, अब जब उसने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है, सिर्फ और सिर्फ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो ये जो कैथोड पार्टिकल निकल रहे हैं, जो कि होल में से निकल रहे हैं, उसका पाथ डेविएट होके ये जो फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन है उसके वो प्लेट पे ए पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हमें ब्राइट स्पॉट मिल रही है। समझो कब? जब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। ठीक है, तो इससे तो पता चल जाता है कि जो कैथोड रे है, कैथोड पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, अब उसने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया। किस तरह से? मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल अप्लाई किया। जैसे कि ये ट्यूब है, तो इस तरह से और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर, जब ये पैरेलल, तो सपोज ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, बराबर, ये मैग्नेटिक बार है ऐसा समझो, बराबर। तो इस तरफ भी मैग्नेटिक बार होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तब उसने क्या देखा कि डेविएशन ऑफ पाथ ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, और प्लेट पे सी पोजीशन पे, सी पॉइंट पे वो स्ट्राइक कर रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस डायरेक्शन में जा रहा है उससे उल्टा मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। अब धीरे धीरे क्या किया, दोनों फील्ड अप्लाई किया और दोनों की वैल्यू ऐसी एडजस्ट की कि इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे और बी पॉइंट पे स्ट्राइक करे। ठीक है, देखो इस तरह से उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट करके उसने कैलकुलेशन भी की होगी, वो कैलकुलेशन हमें नहीं करना, हमें उसके रिजल्ट से मतलब है। तो रिजल्ट क्या मिला? तो उसने देखा कि द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के पाथ में कितना अमाउंट होता है, डेविएशन होता है इलेक्ट्रॉन, वो इज डिपेंड्स अपॉन कौन कौन सी फैक्टर है जिस पे ये डिपेंडेबल है। तो फर्स्ट फैक्टर था द चार्ज, द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब चार्ज की वैल्यू पे डिपेंडेबल है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, जो भी बोलो आप, बराबर, चार्ज ऑफ पार्टिकल्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंडेबल है। कैसे? द ग्रेटर द चार्ज,
ग्रेटर द डेविएशन। बात समझ में आई? जितना चार्ज ज़्यादा उतना डेविएशन ज़्यादा। तो उसने देखा कि चार्ज अगर ज़्यादा हो तो डेविएशन ज़्यादा हो। नेक्स्ट था द मास ऑफ पार्टिकल्स, यानी इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंडेबल है। वो भी किस तरह से? देखो, लाइटर द पार्टिकल, लाइटर द मास, ग्रेटर द डेविएशन। इसका मतलब अगर पार्टिकल का मास कम होगा, वो लाइट होगा, तो डेविएशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि तब इलेक्ट्रिक चार्ज या तो मैग्नेटिक फील्ड उसको आराम से खींच सकेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बराबर? तो दोनों फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंडेबल था। अगर स्ट्रेंथ बढ़ ज़्यादा तो डेविएशन ज़्यादा। अब ये जो ऑब्जर्वेशन था उसके हिसाब से उसने कैलकुलेशन किया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को एक पॉइंट पे ऐसी हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से उसने द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो चार्ज टू मास रेशियो कैलकुलेट कर दी। इलेक्ट्रॉन इज E/m, बराबर? वो वैल्यू E/m, ये वैल्यू E/me मिली थी 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो ये वैल्यू किसने डिस्कवर की थी, किसने फाइंड आउट की थी? जे थॉमसन ने। यहाँ पे E क्या है? E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कूलम, जबकि Me क्या है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केजी। ठीक है, तो देखो इस तरह से चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट हुआ। अब जब चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट हो गया, तब हमें चाहिए एग्जैक्ट चार्ज क्या होगा और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगा और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मास क्या होगा। तो हम अब पढ़ने वाले हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, किस तरह से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट हुआ। वो एक्सपेरिमेंट का नाम था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वह एक्सपेरिमेंट था मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसी से हमें ये वैल्यू पता चली। ओके, चलो क्या था एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट सिर्फ देखना है, हमें तो वैल्यू की वैल्यू ही जाननी है। देखो एक्सपेरिमेंट में इस तरह से एक सेटअप था। ठीक है, ये उसका सेटअप था जिसमें ये कंटेनर होगा, यहाँ पे एक प्लेट है। सपोज देखो ये मैं रेड कलर से बनाता हूँ इसलिए पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगी, कुछ इस तरह से। ऐसे ही हमने अज्यूम कर दिया। एक प्लेट यहाँ पे है और एक प्लेट नीचे है, बराबर? दोनों प्लेट और ऊपर का जो पोर्शन है वहाँ पे एटोमाइज़र लगाया हुआ है। एटोमाइज़र एक तरह का स्प्रे जैसा होता है जो कि ऑयल को स्प्रे कर सके, बराबर? ये है एटोमाइज़र। इसमें ऑयल भरा हुआ होता है, बराबर? ऑयल को हम स्प्रे कर सकते हैं।
एटोमाइजर क्यों बोलते हैं वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सरे, यहाँ से हम एक्सरे पास कर सकते हैं, तो एक्सरे सोर्स होगा, यहाँ पे एक्सरे सोर्स होगा। ये जो प्लेट है उसे बैटरी के पॉजिटिव से और ये जो प्लेट है उसे बैटरी के नेगेटिव से, मतलब इस पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, ये प्लेट पे। जबकि यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। चलो देखो, यहाँ पे एक स्मॉल होल था, बहुत छोटा स्मॉल। अब होता क्या है, एटोमाइजर क्यों बोलते हैं, एटोमाइजर एक इंस्ट्रूमेंट है जो को ऑयल को स्प्रे कर सकेगा, इसमें ऑयल भरा हो, और वो जो ऑयल्स के पार्टिकल जो मिलते हैं, ऑयल के जो पार्टिकल मिलेंगे वो इतने छोटे होते हैं जैसे कि एक एटम के जितने, ऐसा, इसीलिए उसको बोलते हैं एटोमाइजर। बहुत स्मॉल ड्रॉप होते हैं, 1 एटम के जितने साइज का, बराबर। चलो अब होगा क्या, देखो ये होल से ये जो हमारे ऑयल के ड्रॉप है वो नीचे आएंगे, ठीक है, वो नीचे आएंगे, इस तरह से नीचे आएंगे, बराबर। हम उसे रेड कलर से बताएंगे, ठीक है, इस तरह से नीचे आएंगे। अब नीचे क्यों आएंगे, सबको पता है, जिसके पास मास होता है उसे कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब ये जो ऑयल के पार्टिकल है उस पे कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से वो नीचे आएंगे। अब जैसे ही ये नीचे आएंगे यहाँ से एक्सरे पास किया जाएगा, एक्सरे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। इलेक्ट्रॉन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सरे है क्या, एक्सरे है क्या, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब देखो यहाँ पे थोड़े बहुत गैस के पार्टिकल होंगे, गैस के पार्टिकल होंगे। जब एक्सरे ये गैस के पार्टिकल में से पास होता है तो एक्सरे की प्रॉपर्टी है कि वो गैस को आयोनाइज्ड कर देगा। इसका मतलब ये गैस में से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, आयोनाइज्ड कर देगा, ठीक है। इस तरह से कौन, एक्सरे करेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑयल के ड्रॉप के ऊपर सेटल हो जाएंगे। जैसे इस तरह से यहाँ पे समझो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन सेटल हो गया तो नेगेटिव चार्ज बन गया, एक और हो सकता है, और हो सकता है। बात समझ में आई, मतलब समझो कि ये जो ऑयल के ड्रॉप है उस पे वो चिपक जाएंगे, कौन, इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा कि ये चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। ऑयल ड्रॉप जो पहले ऊपर से नीचे आ रहा था तब न्यूट्रल था, लेकिन जैसे वो नीचे आएगा ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ गैस और वो इलेक्ट्रॉन की वजह से अब वो खुद नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। अब सोचो नीचे नेगेटिव प्लेट है, अब ये ऑयल ड्रॉप खुद नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो क्या करेगा, अपोज करेगा, मतलब इसका फील्ड उसको ऊपर तरफ धकेलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा जो कि ऑपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, है कि नहीं। अब ये जो ऑयल ड्रॉप्स है, हम एक ही ऑयल ड्रॉप्स लेंगे बड़ा वाला सा ऐसे ही बताने के लिए। अब ये जो ऑयल ड्रॉप्स है उस पर नीचे तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है और ऊपर तरफ कौन सा फोर्स भी लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है। जब इलेक्ट्रिक फोर्स को इस तरह से एडजस्ट किया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स को तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते, वो तो सबको मालूम है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फोर्स को इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए, तब ये जो ड्रॉप है वो ना तो नीचे तरफ आएगा ना तो ऊपर तरफ जाएगा। अब इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके उसने ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट की। अब उसने क्या देखा कि हर एक पार्टिकल, सपोज के ये हमारा एक ऑयल का ड्रॉप है, दूसरा है, तीसरा है, हर एक पार्टिकल पे चार्ज की सेम वैल्यू नहीं है। ये फॉर्मूला को उसने फिजिक्स के फॉर्मूला अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड आउट किया, लेकिन उसने देखा कि हर एक आयन्स पे जो ऑयल के ड्रॉप्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं था, हर एक पे अलग वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, सेटल हो गया, तो कहीं पे 2 हो गया, कहीं पे 3 हो गया, कहीं पे 4 हो गया। बात समझ में आ रही है। तो उसने देखा कि हर एक ड्रॉप पे चार्ज तो अलग अलग है, लेकिन वो चार्ज की वैल्यू जैसे देखो इस ड्रॉप पे चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मिली उसको, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है।
तो यहाँ पे कितनी मिली, उससे ट्वाइस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पे कितनी मिली, उससे थ्राइस। यहाँ पे बात समझ में आई। तो उसने देखा कि हर एक ड्रॉप पे, हर एक ऑयल ड्रॉप पे चार्ज डिफरेंट तो है, लेकिन वो चार्ज की वैल्यू कोई एक स्मॉलेस्ट यूनिट के मल्टीपल में है। और वो वैल्यू उसने कितनी बताई थी, वो वैल्यू इस तरह से उसने वो वैल्यू फाइंड आउट की। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम फाइंड आउट किया। उसने देखा कि स्मॉलेस्ट चार्ज इतना ही होगा, बाकी पे चार्ज डिफरेंट तो है, लेकिन वो ये वैल्यू के कुछ ना कुछ नंबर के मल्टीपल में है, जैसे कि 2, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इस तरह से मिलिकर ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज मेजर किया। एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, जो आज हम जानते हो वैल्यू ये है। लेकिन ये वैल्यू रियल में बहुत डिफरेंस नहीं है, मतलब कि मिलिकन का एक्सपेरिमेंट सही था और उसने इलेक्ट्रॉन का चार्ज सही से मेज़र किया था। ठीक है, अब हमें चार्ज तो मिल गया। अब देखो हमारे पास चार्ज बाय मास रेशियो है, हमारे पास चार्ज है। तो अब हम कैसे मास फाइंड आउट करते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ढूंढना है। कैसे, m हमें ढूंढना है। तो देखो अगर E/m रेशियो को मैं ई वैल्यू को मैं E/m रेशियो से डिवाइड कर दूं तो ई कैंसिल हो जाएगा, m ऊपर जाएगा, मतलब वो वैल्यू कौन सी आएगी, मास की ही तो आएगी। ई वैल्यू हमने इतनी फाइंड आउट की है और रेशियो हमें मालूम है 1.7588 इंटू 10⁻11। ये हो गया कुलम, ये हो गया कुलम बाय केजी, कुलम कैंसल, केजी ऊपर जाएगा और ये जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मिलेगी 9.1094 इंटू 10⁻31 केजी। तो इस तरह से हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल गया। ठीक है, हमें ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन नहीं करना है, बस हमें तो एक्सपेरिमेंट देखना था कि उसमें किस तरह से उसने चार्ज फाइंड आउट किया। मैंने क्या बताया कि हर एक ऑयल ड्रॉप पे डिफरेंट चार्ज है, डिफरेंट नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वो चार्ज की वैल्यू कोई मिनिमम वैल्यू के मल्टीपल में है, जैसे कि 2 टाइम्स, 3 टाइम, 4 टाइम ही है। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है कि स्मॉलेस्ट चार्ज कितना होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कॉपी करो। ओके, नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की क्रेडिट ई गोल्डस्टेन को जाती है, साइंटिस्ट का नाम है, बराबर। ओके, अब ये कैसे डिस्कवर हुआ वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे भी हमें कैथोड रे ट्यूब ही यूज़ करनी है। तो देखो ट्यूब में मॉडिफिकेशन क्या करना है कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में हमने जो फास्फोरेसेंट स्क्रीन रखा था वो किस तरफ रखा था, एनोड के पीछे। यहाँ पे उल्टा करना है, ये हमारा एनोड ही रहेगा और ये हमारा कैथोड ही रहेगा, बराबर। ये कैसे पता चलता है, बैटरी के नेगेटिव चार्ज से जो जुड़ा होता है वो कैथोड होता है, तो ये कैथोड हो गया, और बैटरी के पॉजिटिव से जो जुड़ा कनेक्टेड होता है वो होता है एनोड। इस तरह से पता चलता है। ठीक है, चलो अब क्या बताया कि मॉडिफिकेशन ये हुआ कि यहाँ से सिंटिलेशन स्क्रीन को निकाल के, फास्फोरेसेंट स्क्रीन को निकाल के हमने कहाँ पे रखी, कैथोड के पीछे, बराबर। ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकाल दिया, आप वहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन तब आप कैथोड रे को डिस्कवर करोगे, प्रोटॉन को नहीं। ठीक है, और ये जो प्लेट है कैथोड प्लेट,
वो हमने परफोरेटेड प्लेट ले ली, ठीक है, जिसमें होल बने हुए हैं, छोटे 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 होल बने हुए हैं। अब देखो, पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था वैसा ही था, हमने बहुत यहाँ पे वैक्यूम था, ठीक है, टू वैक्यूम, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे हमने बहुत कम प्रेशर लिया था, यहाँ पे उतना कम नहीं लेना है, यहाँ पे थोड़ा गैस रखना है, मतलब थोड़ा प्रेशर इंक्रीज करना है, थोड़ा, ये तो उतना ही रहेगा 10,000 वोल्ट। चलो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, अगर प्लेट यहाँ पे होती, यहाँ पे अगर स्क्रीन होता तो यहाँ पे हमें ब्राइट स्पॉट मिलता, जो कि किसका होता है, कैथोड रे का, मतलब इलेक्ट्रॉन का, वो तो हमें पता चल गया। अब आप समझो, हमने देखा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, एक तो प्लेट में से निकलते हैं, पढ़ा था कि नहीं, प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतनी पॉजिटिव चार्ज, इतनी पॉजिटिव फील्ड के लिए की वजह से वो अट्रैक्ट होकर बाहर निकल आते थे। लेकिन एक और भी हमने देखा था कि जो गैस होते हैं, गैस में भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी तो बाहर निकल के आते हैं। जैसे कि देखो, अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, तो अगर हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए तो क्या बचेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए तो क्या बचेगा, H बचेगा, लेकिन वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल होता है, अगर जो नेगेटिव चार्ज निकल गया तो बना क्या, पॉजिटिव। उसी तरह अगर मेरे पास ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन गैस, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल आए तो ऑक्सीजन भी कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इतनी पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो गैस होते हैं वो आयोनाइज्ड होते हैं, गैस क्या होते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन निकल गया और सब गैस के ऊपर कौन सा चार्ज बन गया, पॉजिटिव। एक बना, दो बना, वो कितना बना वो बाद में देखेंगे, लेकिन वो कैसे चार्ज वाला हो गया, पॉजिटिव। ये कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जबकि अब सोचो, अगर ये पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है तो ये तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं, बात समझो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मिला, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड रे बनाता है। तो कैथोड रे किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से। जबकि ये जो है, ये है क्या, गैसियस आयन, आयोनाइज्ड गैसियस आयन, ये मिलके बनाएंगे कैनाल रे। उसे हम क्या बोलने वाले हैं, कैनाल रे। तो ये पार्टिकल, यानी कि ये जो आगे जाएगा उसे ही बोलेंगे कैनाल रे, कैनाल पार्टिकल। वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, तो एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा, इसलिए कभी कभी उसको एनोड रे भी कहते हैं। तो बात समझो कि एक्चुअली कैनाल रे है क्या, कैनाल रे आयोनाइज्ड गैसियस आयन है। आयोनाइज्ड गैस होके जो आयन्स बनते हैं वो गैसियस आयन है, और वो ये प्लेट से होके यहाँ पे अगर स्ट्राइक करता है तो हमें मालूम है जहाँ पे स्ट्राइक करेगा वहाँ पे हमें ब्राइट स्पॉट मिलेगा। तो इस तरह से कैनाल रे की डिस्कवरी हुई। अब हमें तो चाहिए कैनाल रे की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैनाल रे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, चलो देखते हैं। ऑफ कैनाल रे, एक्चुअली अभी हमने कैनाल रे वर्ड यूज़ किया है, हमने अभी प्रोटॉन वर्ड यूज़ नहीं किया। तो कैसे प्रोटॉन बनेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है कि कैनाल रे ट्रैवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। तो ये लिखेंगे द कैनाल रे या तो कैनाल पार्टिकल travel from anode to cathode in straight line, या तो बोल सकते हो कि ओके इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इतना हो गया, द कैनाल रे ट्रैवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड विथ इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखो,
अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा व्हील, स्मॉल पिन व्हील रखेंगे तो क्या होगा, वो पिन रोटेट करने लगेगा। हमने आगे भी पढ़ा था पिन रोटेट कब करता है, जब उस पर फोर्स लगता है। फोर्स लगाता कौन है, कैथोड रे। कैथोड रे अगर फोर्स लगाता है तो इसका मतलब वो मास पार्टिकल होगा, मास से बना हुआ होगा, क्योंकि मास पार्टिकल ही फोर्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी हो गया कि दे या तो कैनाल रे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब वो पार्टिकल से बना हुआ है। इट मीन्स पार्टिकल्स, दैट मीन्स दे हैव, बोलो पार्टिकल से नेचर है तो दे हैव मास एंड वेलोसिटी या तो मोमेंटम। इसका मतलब ये पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल से बना हुआ है, उसके मतलब इसके पास मास भी है और मोमेंटम भी है। तो ये तो पहले जैसा ही हो गया। नेक्स्ट, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, बराबर। लेकिन अब हम लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आप सोचो, अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देता हूँ, जैसे कि ऊपर तरफ पॉजिटिव, नीचे तरफ नेगेटिव, तब क्या होगा, ये खुद पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब इसका पार्ट डेविएट होगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक field, in presence of electric field, they attract toward negatively charged plate, जो क्या उसका मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स which indicates that canal ray have positively charge, canal ray have positive charge। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बन गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा कि चलो हमने क्या देख लिया कि NO2 कैथोड, मास भी है और पॉजिटिवली चार्ज भी है। नेक्स्ट पॉइंट और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, द इलेक्ट्रॉन E/m मतलब कि चार्ज टू मास रेशियो, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ, चार्ज टू मास रेशियो मतलब क्या होता है, E/m ऑफ कैनाल रे is smaller than कैथोड रे। अब ऐसा क्यों, क्या लिखा है देखो कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैनाल रे इज स्मॉलर देन कैथोड रे। ऐसा क्यों, देखो फॉर कैथोड रे चार्ज टू मास रेशियो फिक्स होता है। क्यों, क्योंकि चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, मास किसका, वो भी इलेक्ट्रॉन का, तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसका मतलब ये वैल्यू कम है, तो ये जो आंसर आएगा वो वैल्यू मैक्सिमम होगी। हमने कुछ 1.75 × 10⁻11 जितना हमें वैल्यू मिली थी, है कि नहीं, किसके लिए, कैथोड रे के। लेकिन कैनाल के लिए क्या होगा, कैनाल रे के लिए क्या होगा, देखो E/m। अब m किसका, तो कैनाल पार्टिकल, एक्चुअली कैनाल पार्टिकल है क्या, गैसियस आयन, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। अब ये गैसियस आयन तो मास में इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होंगे, तो अगर ये वैल्यू
ज़्यादा हो गई तो वैल्यू बहुत कम मिलेगी। बात समझ में आ रही है कि कैथोड रे के लिए ये वैल्यू चेंज कभी नहीं होगी, जबकि यहाँ पे वैल्यू विथ गैस ये चेंज होती रहेगी, क्योंकि हर टाइम गैसियस आयंस का मास क्या होगा चेंज होता रहेगा और वैल्यू भी बहुत कम मिलेगी। वही तो बताया कि द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रे स्मॉलर देन कैनाल रे स्मॉलर देन कैथोड रे। फिफ्थ है कि तो E/m रेशियो ऑफ कैनाल रे डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, क्योंकि आयंस अलग अलग तो वैल्यू अलग अलग, ऑन नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन ट्यूब में जो भी हमने गैस भरा उस पे डिपेंडेबल होगा ये रेशियो। ठीक है, अब देखो, अब अभी तक तो हमने कैनाल रे की ही बात कर रहे थे, प्रोटॉन तो उसमें आया ही नहीं। तो देखो अगर हाइड्रोजन जिसमें 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर हाइड्रोजन का आयोनाइज्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो उसमें रहेगा सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन ही रहेगा। इसीलिए H+ को ही हम प्रोटॉन्स बोलेंगे। बात समझ में आई? H+ को क्यों प्रोटॉन बोलते हैं? क्योंकि उसमें अब प्रोटॉन ही है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि हमने बताया कि E/m रेशियो हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है, लेकिन कोई एक गैस तो ऐसा होगा कि जिसके लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी। वो गैस कौन सा था? हाइड्रोजन। तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ E/m of canal ray is found for hydrogen gas. And therefore H+ ion is known as प्रोटॉन। इसीलिए हमने H+ को क्या बोल दिया? प्रोटॉन। ठीक है, तो H+ प्रोटॉन है। कैसे पता चला? क्योंकि उस पर स्मॉलेस्ट E/m चार्ज है। वो वैल्यू कितनी थी वो भी हम देखेंगे। ठीक है, देखो फॉर हाइड्रोजन, फॉर H+ यानी के प्रोटॉन के लिए E/m वैल्यू 9.58 × 10⁴ मिलती है, बराबर इतना कूलम पर केजी मिलती है फॉर हाइड्रोजन ओनली। और हाइड्रोजन यानी कि H+ ओनली, तो H+ ही तो क्या है? प्रोटॉन है, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन ही रहता है, मैंने बताया। अब ये हमारे पास है चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वो भी हम देख लेते हैं। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि स्मॉलेस्ट चार्ज E 1.6 × 10⁻⁻19 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलके अगर न्यूट्रल बनता है तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज है उतना चार्ज ही प्रोटॉन के पास होना चाहिए, लेकिन अपोजिट। इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, इतना कूलम। अगर हमारे पास ये वैल्यू है तो फिर मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? m इज इक्वल टू E/m। तो E 1.6 × 10⁻⁻19, ये वैल्यू 9.5 × 10⁴, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1.673 × 10⁻24 kg या ग्राम, ये ग्राम में होगा, ग्राम जितनी मिलती है। अगर केजी में चाहिए तो उसे 27 हो जाएगी, बराबर 27 केजी हो जाएगी। ठीक है, 27-28 ये ग्राम में है। ये 24 अगर रखो तो वो ग्राम में होती है, तो उसमें 3 एक्स्ट्रा कर दो तो 27 केजी हो जाएगी।
और अगर AMU में चाहिए तो वो होती है 1.00727 AMU। तो ये सब मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। तो इस तरह से कैथोड रे के बाद कैनाल रे मिला और कैनाल रे से हमें प्रोटॉन के बारे में पता चला। एक्चुअली कैनाल रे प्रोटॉन नहीं है, कैनाल रे प्रोटॉन बनता है कब, जब गैस कौन सा हो, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बाकी बचेगा जो भी पोर्शन होगा, जो भी आयन है उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे, प्रोटॉन। तो H+ इज नोन एज प्रोटॉन। कॉपी करो। ओके, अब है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने की। चैडविक ने उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे उसे पता चला कि चार्ज पार्टिकल तो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी भी मास जो मिल रहा है, एक्सपेरिमेंटल मास जो मिल रहा है, वो थ्योरेटिकल मास से मैच नहीं हो रहा। समझो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी बात करते हैं तब और पता चलेगा। ये होता है बेरिलियम न्यूक्लियस। बेरिलियम यानी कि जिसका चार्ज 4 है, इसका मतलब 4 प्रोटॉन है और 9 उसका मास है। तो ये एटॉमिक नंबर हो गया और एटॉमिक मास हो गया। उसने क्या किया, बेरिलियम के न्यूक्लियस पे अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया। अल्फा पार्टिकल होते क्या है, अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली क्या होते हैं, तो याद रखो, अल्फा पार्टिकल एक्चुअली आयोनाइज्ड हीलियम गैस है। मतलब कैसे, देखो ये जो हीलियम होता है, हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन होता है, बराबर। इसमें प्रोटॉन भी आ गया, इलेक्ट्रॉन भी आ गया और न्यूट्रॉन भी हो गया, 4 - 2 2 ही होता है। अब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दे, तब क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा और हीलियम न्यूट्रॉन बचेगा। लेकिन ये चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, कितना पॉजिटिवली चार्ज होगा, 2+। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो ये होता है हमारा अल्फा पार्टिकल्स। याद रखो, अल्फा पार्टिकल ये होते हैं आयोनाइज्ड हीलियम गैस। इसका मतलब हीलियम न्यूक्लियस, आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन निकाल देना, इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ठीक है। तो जब इस पे किसको बॉम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल को इस पे बॉम्बार्डिंग किया तो देखा कि उसे कार्बन न्यूक्लियस मिल रहा है। कौन सा न्यूक्लियस मिल रहा है, कार्बन नीचे 6 होता है, ऊपर 12 होता है। तो वो तो ठीक था, कार्बन मिल रहा था, न्यूक्लियस में रिएक्शन हो रही है, मतलब एटम चेंज हो रहा है। लेकिन जब मास इसने मेजर किया, ये दोनों का मास और ये दोनों का मास मैच नहीं हो रहा था। देखो 4 + 9 कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 12 ही मिला। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मास बैलेंस नहीं हो रहा। तो उसने सोचा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा एक और पार्टिकल होना चाहिए, बराबर, एक और पार्टिकल होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तो मिल गया था। तो इसका मतलब अब जो पार्टिकल मिलेगा वो चार्ज लेस होगा, लेकिन वो उसके पास मास होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मास बैलेंस नहीं हो रहा था। 4 + 9 13 होना चाहिए, लेकिन 12 ही था। इसका मतलब कि यहाँ पे और एक पार्टिकल निकलता है जिसका चार्ज 2 + 4 6 तो हो गया, मतलब चार्ज तो 0 है, लेकिन उसके पास मास है। यही था हमारा न्यूट्रॉन। समझ में आया कुछ? तो न्यूट्रॉन एक चार्ज लेस पार्टिकल है, लेकिन उसके पास मास है। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना था, कितना मिला मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ऑलमोस्ट 1.675 × 10⁻27 kg। अगर AMU में लिया जाए तो 1.00867 AMU या तो यूनिफाइड मास होता था। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना था, कभी पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना, चार्ज तो उसका कितना ही था, 0 ही था। तो इस तरह से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुई। अब देखो, हमने जितने भी पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल देखे, सबकी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लिखी है। उसका सिंबल लिखा है, एब्सोल्यूट चार्ज लिखा है। देखो ये चार्ज और ये चार्ज सेम है, लेकिन ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जबकि न्यूट्रॉन तो चार्ज लेस होता है। रिलेटिव चार्ज -1 + 1 0। मास भी मैंने लिखा है, सब लिखा है, ठीक है। तो ये याद रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे एक
अगर आपको कोई पूछे कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा मास किसका है, तो आप थोड़ा देखो, यहाँ पे 1675 है जबकि यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब प्रोटॉन से स्लाइटली न्यूट्रॉन का मास तो ज़्यादा ही होगा, है कि नहीं, और इलेक्ट्रॉन का मास तो 10⁻31 है, मतलब सबसे कम। तो अगर मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ज़्यादा है तो फिर E/m रेशियो किसका ज़्यादा होगा, बराबर। ये रेशियो मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है, इलेक्ट्रॉन के लिए रेशियो लिखा है, ये मैंने प्रोटॉन के लिए लिखा है और ये मैंने न्यूट्रॉन के लिए लिखा है। बताओ किसका ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली जिसका मास कम उसका रेशियो ज़्यादा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए रेशियो सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन और फिर न्यूट्रॉन। तो ये सब आपको याद रखना है। चलो कॉपी करो।